live to you, wherein I don't have any time limit. I can teach you for as much as you want, as long as you want. Okay, I can continue teaching you till the whole day. So I have 4 topics today to discuss. The 4 topics are nutrition in plants, nutrition in animals, crop production and management, and microorganisms. So 4 topics I will be discussing today for students of 7th and 8th. Okay, so this is an open forum question answer discussion session, revision by question and answers. आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैं अपने क्वेश्चंस आपको पूछूंगा. ठीक है, इसलिए आप चैट रूम में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. आपके चैट रूम के क्वेश्चंस को देख के मैं आपको आंसर्स देता रहूँगा. ठीक है. सो द 4 टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, second, nutrition in animals, third, crop production and management, and fourth, microorganisms. फ्रेंड्स और फो. हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं. ये क्लास 7 का टॉपिक है, ये क्लास 7 का टॉपिक है, ये क्लास 8 का टॉपिक है, जिसका रिलेशन क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर से है. तो क्लास 7 के बच्चे क्लास 8 का एडवांस स्टडी कर सकते हैं और क्लास 8 के बच्चे क्लास 7 का बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, और ये क्लास 8 का टॉपिक है जो कि आने वाले कुछ चैप्टर्स में क्लास 6 में भी आने वाला है. ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर्स में भी डिस्कस की जाती है. तो ये सभी इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं. बहुत अच्छा कोरिलेशन है इन सभी चैप्टर्स के अंदर. ठीक है, इसलिए मैं आपके क्वेश्चंस को देखता हूं कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है. पहले सबसे पहली प्राथमिकता आपके क्वेश्चंस की होगी. जो क्वेश्चन पहले आप पूछेंगे मुझे, मैं उनका आंसर्स दूंगा के अंदर. ठीक है, इसलिए मैं आपके क्वेश्चंस को देखता हूं कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है. पहले सबसे पहली प्राथमिकता आपके क्वेश्चंस की होगी. कुलबीर मल्लिक, लक्ष्य दुहान, नोनू मल्लिक, संजू पोरिया, नोनू मल्लिक, आप लोग शेयर कर सकते हैं इस लिंक को अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके फ्रेंड्स हेल्प ले पाएँ. और आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन ये वीडियो सेव्ड रहेगा ताकि आप लोग हमेशा इसको यूज़ भी कर पाएँ. ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स को देख भी पा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको पढ़ा भी पाऊंगा. तो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स. एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से भी रिलेटेड है और क्लास 7 के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के टॉपिक से भी रिलेटेड है. दोनों चैप्टर में इनका जिक्र किया जाता है इस क्वेश्चन के आंसर को. ठीक है, पहला क्या है, एन ऑर्गेनिज्म that obtains nutrition
Yes, Pravesh Malik. Yes, Pravesh Malik. I have just started. There is nothing to repeat. Everything is recorded. सेटिंग करने में थोड़ा टाइम चला गया, ठीक है. अब नाउ वी आर ऑल सेट. एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम decaying organic matter इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सैप्रोफाइट. दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स. ठीक है. So this was the first question of today. आज का ये पहला क्वेश्चन था. दीपांशु लाटर इज ऑल्सो देयर. वेरी गुड दीपांशु लाटर. आप सबसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, हमेशा पूछते रहते हैं सर कब लाइव आएंगे. देखिए मैं आपके लिए आज लाइव आ गया. नेक्स्ट इज यस सैप्रोफाइट. बेटा सैप्रोफाइट आपने शायद टाइपिंग मिस्टेक कर दिया होगा. सैप्रोफाइट, योर आंसर इज करेक्ट. मोस्ट प्लांट्स एंड यूनिसेल्युलर आर, ज़्यादातर प्लांट, मोस्ट प्लांट एंड यूनिसेल्युलर एल्गे आर क्या होंगे? ऑटोट्रोपिक होंगे, पैरासिटिक होंगे, सैप्रोफाइटिक होंगे, हेटेरोट्रोपिक होंगे. तो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं और एल्गी होते हैं, यूनिसेल्युलर एल्गी, ये ऑटोट्रोपिक होते हैं. ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं. ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक टोटल पैरासिटिक प्लांट हैज़ नो, जो कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट होंगे वो कैसा होगा? जो कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट होगा वो कैसा होगा? क्या उसमें रूट्स होंगे? क्या उसमें स्टेम होंगे? क्या उसमें फ्लावर्स होंगे? क्या उसमें क्लोरोफिल होंगे? या फिर उसमें क्लोरोफिल नहीं होंगे? या फिर उसमें क्लोरोफिल नहीं होंगे? या फिर उस पर क्लोरोफिल नहीं होंगे. जो पैरासिटिक प्लांट है वो क्या करते हैं? पैरासिटिक प्लांट दूसरे प्लांट से अपनी न्यूट्रिशंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो दूसरे प्लांट से अपने न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उनको क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए जो टोटल पैरासिटिक प्लांट है, जो कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट है, जो कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट है ना, ए टोटल पैरासिटिक प्लांट a total parasitic plant has no chlorophyll. उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता. क्योंकि वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन को सक कर लेते हैं, है ना. अपने रूट्स को दूसरे प्लांट के अंदर डाल देते हैं. जैसे कसकटा हो गया, जैसे मिसलटो हो गया, है ना. कसकटा एक टोटल पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है. और मिसलटो पार्शियली पैरासिटिक है. तो एक एग्जाम्पल टोटल पैरासिटिक प्लांट का हो सकता है. टोटल पैरासिटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कसकटा, है ना. अगर कोई पूछे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल पैरासिटिक प्लांट, तो कसकटा लिख सकते हैं हम, कसकटा, ठीक है. ये अपने रूट्स को दूसरे प्लांट्स के ट्रंक में डाल देते हैं, स्टेम में डाल देते हैं, और वहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नो क्लोरोफिल. प्रवेश इज आंसरिंग नो क्लोरोफिल. वेरी गुड. यस सर. संदीप ढांडा, वेरी गुड. आप लोग सभी एक्टिव हैं.
मेरे साथ साथ आप टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रकार से। मैं कई बार अपने सेल्फ स्टडी टाइम को यूट्यूब लाइव में आके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी मेरे साथ बैठ के पठन पाठन कर पाएँ। नेक्स्ट इज द एक्सेस फूड इन ए प्लांट इज स्टोर्ड एज। पहले तो ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज अगर यूज ना हो तो ग्लूकोज का क्या बन जाता है, फिर ग्लूकोज का बन जाता है, फिर ग्लूकोज का क्या बन जाता है, ग्लूकोज का बन जाता है स्टार्च। ठीक है, तो जो एक्सेस फूड है, एक्सेस फूड जो बचा हुआ खाना होता है, एक्सेस फूड इन ए प्लांट, excess food in a plant has no excess food in a plant is stored as कैसे स्टोर करते हैं उसको, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में शेयर करते हैं, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का केमिकल है। स्टार्च कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस कब होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट को स्टार्च में बदलना, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में स्टार्च को बनाना, यानी कि केमिकल एनर्जी को क्रिएट करना या केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना। तो केमिकल एनर्जी में जब एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। ठीक है, क्या क्या होता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट, रूट से वाटर लेते हैं, वाटर में मिनरल्स होते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर्स आर कमिंग। मिनरल्स आते हैं और यहाँ पे सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस निकलता है। ये ग्लूकोज अगर बहुत देर तक प्लांट में रह जाए अनयूज्ड तो ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है बस। वैसे तो ये ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज लंबा चेन बना के स्टार्च बना लेता है लॉन्ग रन में। ठीक है, एक्सेस फूड जो है वो बाद में स्टार्च बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइजोबियम बैक्टीरिया दैट लिव इन द रूट ऑफ प्लांट्स। क्या करते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट ऑफ द प्लांट्स में रहते हैं, वो क्या करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया दैट लिव इन द रूट ऑफ द प्लांट्स, राइजोबियम बैक्टीरिया, देखो ये फ्रेंड है। राइजोबियम बैक्टीरिया एक प्रकार से फ्रेंड है, ये फो नहीं है। दैट लीव इन द
roots of certain plants, roots of certain plants क्या करते हैं ये डैश, आंसर क्या होगा फिक्स बैक्टीरिया और फिक्स नाइट्रोजन, सॉरी फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और एमोनिया, जो कि इजीली एब्जॉर्बेबल है बाय द प्लांट। प्लांट जो है इनको इजीली रूट से एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन स्टोमेटा से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो भी जाए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है बाकी डाइजेस्ट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल, ठीक है, ये टूटता नहीं है, इसलिए इसको नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या अमोनिया के फॉर्म में प्लांट के रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो प्लांट के रूट्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं। स्टोमेटा अगर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर भी ले तो उसे एसिमुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इट इज़ अ नोबल गैस, इट इज़ जस्ट लाइक ए नोबल गैस, है ना। इसके दोनों के बीच में 3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बॉन्ड मतलब ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 एटम्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 एटम्स, ठीक है। साथ ही साथ आपके भी कोई क्वेश्चन होंगे तो बताना, प्लीज़ रिपीट अगेन। आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रिपीट करके, मतलब रीप्ले करके देख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, रीप्ले करके आप देख सकते हैं, है ना। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप रीप्ले करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पेजेस। अब थोड़ा सा चैप्टर चेंज करते हैं। इस प्रकार से सभी चैप्टर के क्वेश्चंस को 5-6 क्वेश्चंस को एक बार करने के बाद फिर हम वापस आएंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस हैं, ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस के थ्रू जब हम रिवाइज करेंगे ना तो हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। द बेस्ट वे टू रिवाइज साइंस इज टू रिवाइज बाय क्वेश्चन आंसर्स। बेस्ट वे टू रिवाइज साइंस इज टू रिवाइज बाय क्वेश्चन आंसर्स। जैसे अब हम एक टॉपिक लेते हैं, इस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो इस प्रकार के टीचिंग से क्या होगा, जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनको थोड़ा एडवांस नॉलेज हो जाएगा और जो बड़े क्लास के बच्चे हैं उनको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। इसलिए 2 क्लास के टॉपिक्स को हाइब्रिड करके मैं इस क्लास को ले रहा हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ ए हाइब्रिड क्लास, ठीक है। ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने देखा, अब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन complex substances are broken down into first a large molecule, different molecule, simple molecule और more complex molecule। क्या होगा, broken down into small simple molecules, small simple molecules। सर पेपर गूगल फॉर्म में होगा या
बेटा गूगल फॉर्म में ही होगा, गूगल फॉर्म, ठीक है। 30 क्वेश्चंस होंगे गूगल फॉर्म में, देयर विल बी 30 क्वेश्चंस इन द गूगल फॉर्म ड्यूरिंग, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे चैट आ रहे हैं, थोड़े चैट्स का जवाब दे दे। हाउ सर, हाउ में क्लासेस आर लाइव? ओके, राजेश मल्लिक, वेरी पुअर, यस यस, थैंक यू राजेश जी। कुलदीप डांडा, इन ऑल सब्जेक्ट सर। अच्छा, ऑल सब्जेक्ट में करना है, अच्छा पहले तो मैं कर लूँ, फिर मैं ऑल सब्जेक्ट का भी करवा दूंगा, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है कुलदीप जी, आप, मैंने सजेशन ले लिया आपका। मैं एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को जो फॉलो करेंगे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है ऐसे लाइव क्लासेस करने के लिए, है ना। तो एक लर्निंग कर्व अचीव करना पड़ेगा इसके लिए। ढांडा जी, वेरी नाइस क्लास। नोनू मलिक, थैंक यू, लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स टू यू, lots of toffees to you, lots of love. Second, very interesting sir, knowledgeable class, oh very good, very good. Next, pancreatic juice mixes, यही तो मुझे एनर्जी देता है, ठीक है। pancreatic जूस मिक्सेस विथ, अभी थोड़ी देर में मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अपलोड करके दिखाऊंगा मैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। जो बने रहेंगे वो फायदे में होंगे। पैनक्रियाटिक जूस मिक्सेस विथ द फूड इन द, पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो फूड के साथ कहाँ मिक्स करते हैं? स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, माउथ में या इसोफेगस में, ठीक है। देखो पैनक्रियास जो है वो स्टोमक के ठीक नीचे होता है, इंटेस्टाइन के पास, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस स्टोमक में तो नहीं जा सकता, इसलिए कहाँ जाता है वो? इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। Pancreatic juice mixes with the food in the small intestine. Third, saliva contains a digestive enzyme called as bile, pepsin, amylase, hydrochloric acid. कौन देगा आंसर? अरे वाह नोनू मलिक, वेरी गुड वेरी गुड। कितने सारे स्माइलीज और क्या क्या तो आए हैं, इमोटिकॉन्स आए हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट इज saliva contains a digestive juice. Saliva contains a digestive juice called एमाइलेज। लगती है रोटी मीठी लगने लगती है, ठीक है। फोर्थ, ड्यूरिंग डाइजेशन फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू, डाइजेशन के समय फैट्स किस में ब्रेक करते हैं? लैक्टिक एसिड में, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में या फैटी एसिड में? फैटी एसिड में, सिंपल। ड्यूरिंग डाइजेशन a digestive juice during digestion the fat is broken down into fatty acid. During digestion
फैट इज ब्रोकन डाउन टू फैटी एसिड। पेज चेंज करें। ओके, इस प्रकार के टेक्निक से पढ़ाई करना भी एक लर्निंग कर्व है, क्योंकि आगे जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो बहुत सारे लाइव क्लासेस में आपको लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि हम कर ही रहे थे। आप बच्चों तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान आपने भी ये टेक्निक सीख लिया, इसलिए अब लर्निंग आपके लिए ईजी होने वाला है, ठीक है। अब आपको ट्रैवल करके बहुत दूर तक जाना नहीं पड़ेगा, आप आराम से यूट्यूब या जूम या गूगल मीट या जियो मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कितना आसान हो गया ये काम, है ना। तो बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। बाइल जूस, कितना अच्छा नाम है ना, बाइल जूस या बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ ओनली फैट्स। ये फैट्स को ही हेल्प करता है। बड़े फैट मॉलिक्यूल को बाइल जूस छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज कर देता है, ठीक है। बाइल क्या करता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज कर देता है ताकि उसको इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। ये है बिग फैट्स, ये बिग फैट मॉलिक्यूल, और ये ड्रॉपलेट्स ऑफ फैटी एसिड, ड्रॉपलेट्स ऑफ फैटी एसिड। इसको इंटेस्टाइन इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है। बाइल का ये काम है। कहाँ से निकलता है ये, गॉल ब्लैडर से। कहाँ से निकलता है ये, गॉल ब्लैडर से, बाइल डक्ट के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, शुगर, नो। कार्बन डाइऑक्साइड, यस। वाटर, यस। एनर्जी, यस। तो इसमें तीनों आंसर होंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। पूछ रहे हैं कि ये अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करे, कंबाइन करे, मतलब यहाँ पे बर्न करे। ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन मतलब बर्निंग होना, यानी कि क्या हो रहा है, ये रेस्पिरेशन हो रहा है ना। रेस्पिरेशन क्या करते हैं हम, ये तो हमारे ब्लड में होता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन क्या करते हैं हम, लंग्स के जरिए लेते हैं, और ब्लड लंग्स तक जाता है और ऑक्सीजन को लेके आता है, और फिर ग्लूकोज को बर्न करता है। बर्न करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, ताकि यहाँ पे जो 6 कार्बन है यहाँ पे भी 6 कार्बन रहे। यहाँ पे 12 कार्बन है तो यहाँ पे भी 12 कार्बन रहे। यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन हो। और ऑक्सीजन कितने हो गए इसमें, 12 एंड हियर 6, 18, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 6 कर देंगे तो ये 12 ऑक्सीजन प्लस 6, यहाँ पे 18 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड हो जाएगा। इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन को हम इक्वेशन भी कहते हैं। ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है। एनर्जी, एटीपी। अरे वाह कुलदीप, वेरी गुड, आपने क्या नाम लिया, आप तो बहुत अच्छा हायर क्लासेस की पढ़ाई कर रहे होंगे। एटीपी, चलो नॉलेज में डाल लो। व्हाट इज एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन। एडिनोसिन, अरे वाह, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे साथ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, जो एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनको पता होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता क्या है,
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अगर कोई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाए तो वो एटीपी बनाता है और एनर्जी निकलता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ये कहाँ पे होता है? ये हमारे सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर होता है। क्लास 7th 8th के बच्चे एटीपी के बारे में बात कर रहे हैं। वाह, वेरी गुड दीक्षा, वेरी वेरी गुड। वाह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। क्लास 7th 8th के बच्चों को एटीपी के बारे में पता है। कितना पढ़ाई करते होंगे वो। कौन सी बुक पढ़ते हो दीक्षा बेटा? नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग सेल रिलीजेस एनर्जी इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अभी हमने तुरंत देखा कि द प्रोसेस बाय विच a living cell releases energy from glucose is called सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सर हमें नहीं पता था सर एटीपी के बारे में। अच्छा नोनू मलिक बेटा, एटीपी के बारे में आपको क्लास 11th में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन दीक्षा बेटा हो सकता है कि अपने बड़े भाई से पढ़ते होंगे या कोई मैगजीन में पढ़ लिया होगा, ठीक है। नॉलेज का तो कोई सीमा नहीं है ना बेटा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। हाउ मेनी मिनट्स द लाइव क्लासेस? जब तक मेरा मन करेगा मैं लाइव क्लास लेता रहूँगा। आपको मन करता है आप लाइव क्लास छोड़ सकते हैं, आपको मन करता है अपने साथ बने रह सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि दिन भर, आज आपको पढ़ना है कल के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं दिन भर आज भी आपको पढ़ाता रहूँ, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे, और ये सेव्ड भी रहेगा, ठीक है। ये जो वीडियो है ये सेव्ड भी रहेगा, आप आगे पीछे करके देख भी सकते हैं, ठीक है। पानी वानी पी के, चाय वाय पी के, खाना वाना खा के दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू, अरे वाह, ड्यूरिंग, सर क्लास 7 में विजुअल सर ने बताया। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं भी। ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन यस यस कुलदीप, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही आगे और बढ़ते रहो, आगे टीचरों से संपर्क में रहो और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहो। किताबों से और टीचरों से जितनी मित्रता रखोगे उतना फायदा होगा, ठीक है। सभी टीचर से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, सभी बुक से कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ने को मिलता है। जो टीचर्स होते हैं वो चलता फिरता किताब होते हैं, ठीक है। तो हर एक किताब से सीखा जाए, हर एक टीचर से सीखा जाए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा। अभी देखो, जैसे कि हम टीचर बने या कोई भी टीचर कुछ बने, हमारे जीवन में कितने सारे टीचर्स का योगदान है। क्या मुझे याद है कि मुझे कौन से टीचर ने क्या पढ़ाया था? अब बहुत साल हो गए, लेकिन हाँ, सभी टीचर्स के नाम जरूर याद है हमें। लेकिन उन्होंने ही तो हमारे दिमाग में इतना ज्ञान भरा, जैसे हम आपके ऊपर भर रहे हैं। तो ये ज्ञान की ज्योति जो उन्होंने हमारे अंदर जलाया, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप भी अपने छोटे भाई बहनों को ये ज्ञान रूपी ज्वाला जो है दें उनको, ठीक है। इसी प्रकार से ये ज्ञान आगे बढ़ता रहे, आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे टीचर, अच्छे इंसान बनते रहें। ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, वेरी गुड।
गुड आंसर। नेक्स्ट, अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेंगे तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बहुत सारे बेसिक्स और एडवांस कॉन्सेप्ट्स उसमें आएंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब बताओ कि अगर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमें ना पता हो तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कैसे पता होगा, है ना। तो अब हम करेंगे सम क्वेश्चंस फ्रॉम सम क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हो जाने के बाद फिर हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सम क्वेश्चंस फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन है, क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर आर कॉल्ड एज। क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा। क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर आर कॉल्ड crops grown in the winter. Oh, Nonu Malik is asking, sir, how we make citric acid, sir? This is extra question. बेटा साइट्रिक एसिड को हम लेमन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेमन में साइट्रिक एसिड ऑलरेडी होता है, तो अगर हम लेमन जूस को ड्राई कर दें, ठीक है, लेमन जूस को अगर हम ड्राई कर दें तो मैक्सिमम हमें साइट्रिक एसिड ही मिलेगा। ठीक है। दूसरा सिंथेटिक मेथड जो है उसका बनाने का, उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी आपके करिकुलम में नहीं है। वैसे आप ये जाने कि साइट्रिक एसिड को हम लेमन जूस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। राबी क्रॉप्स, RABI, हाँ RABI, BHI नहीं, तो ये होगा राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंड, the process of introducing seeds into the soil is called as the process of introducing seeds into the soil. The process of introducing seeds into the soil is called बीजों को जमीन में बोना, उसे क्या कहते हैं? मेरे लिखने से पहले लिख दो, मेरे लिखने से पहले लिख दो। यस दीक्षा, वेरी गुड। राबी क्रॉप्स लाइक wheat, mustard, etc. You are right, you are right. The process of introducing seeds into the soil is called SOWING. कौन लिखेगा? सोइंग। ठीक है, बीज को बोना। थर्ड, ड्रिप इरिगेशन से क्या फायदा होता है? ड्रिप इरिगेशन से क्या फायदा होता है? ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, मतलब पाइप्स के छोटे छोटे छेद से खेत तक पानी पहुंचाना। पाइप्स के छोटे छोटे छेद से सोइंग आ गया। ज्योति मलिक ने कह दिया सोइंग, कुलदीप जी ने कह दिया सोइंग, वेरी गुड। ड्रिप इरिगेशन के क्या फ़ायदा है बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा? ड्रिप इरिगेशन के फायदे, सेव्स वाटर एंड मेंटेन्स सॉइल फर्टिलिटी। सेव्स water and maintains soil fertility. Saves water and maintains soil fertility. जो उसके अंदर मैन्योर है या फर्टिलाइजर है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उसको बहा के नहीं ले जाता। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो पानी में क्या होता है, जो टॉप सॉइल है वो बह जाता है।
जो मैन्योर है वो बह जाता है, जो फर्टिलाइज़र है वो बह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उतना ही पानी दें जितनी पानी की ज़रूरत है, छोटे छोटे पाइपलाइन के नेटवर्क से पाइपलाइन का नेटवर्क बना दें, उस पर छेद कर दें, ठीक है, तो उतना ही पानी निकलेगा जितनी पानी की ज़रूरत है, उतना ही पानी निकलेगा जितनी पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करेगा और वाटर को भी सेव करेगा। ड्रिप इरिगेशन, हाँ शॉर्ट में तो आप लिख ही सकते हैं नेटवर्क ऑफ पाइप्स, करेक्ट, नेटवर्क ऑफ पाइप से हम करते हैं, ठीक है। चैट रूम में शॉर्ट में तो आप लिख ही सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट, मैन्योर डज नॉट कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस, फाइबर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। मैन्योर में मतलब मैन मेड कॉम्पोस्ट जो होता है, जो मैन मेड सॉइल होता है, जो मैन मेड डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, मैन्योर, मैन के द्वारा बनाया गया न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स मेड बाय मैन इज कॉल्ड एज मैन्योर। मैन्योर में इनऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं होता, डज नॉट कंटेन, मैन्योर डज नॉट कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट किस में पाया जाता है? फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर में कई तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं, पोटेशियम सॉल्ट, नाइट्रोजन के सॉल्ट, पोटेशियम के सॉल्ट, फास्फोरस के सॉल्ट, इसलिए एनपीके नाम का एक फर्टिलाइजर ही पाया जाता है। ये सब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। 5, क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन, अगर एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप हम ग्रो करेंगे, यस कुलदीप, करेक्ट, क्रॉप रोटेशन helps in increasing the yield, maintaining soil fertility, controlling plant disease, conserving water। इसका आंसर क्या होगा? मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। 6, हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल, हर्बिसाइड से हम क्या करते हैं? हर्बिसाइड्स जिससे हर्ब किल की जाती हो, हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स, आर यूज्ड टू कंट्रोल weeds। 7, artificial rearing of fish and prawn is called as, artificial rearing of fish and prawn is called as, सर कल किस चीज़ का एग्ज़ाम है क्लास 7 में? टाइम टेबल देख लो बेटा, मुझे पूरा टाइम टेबल मेरे स्क्रीन में भी तो है नहीं, है ना, आपको टाइम टेबल दी गई होगी, टाइम टेबल देख लें आप, है ना, या फिर आप अपने क्लास टीचर को एक बार कॉल कर लें। एपीकल्चर, नो 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 नो, पीसीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर हनी बीज के लिए होगा। आर्टिफिशियल rearing of fish, artificial rearing of fish and prawns is called pisciculture। Eight, apiculture is the rearing of
एपीकल्चर इज द rearing of bees एग्रीकल्चर बहुत बड़ा टर्म है बेटा। एग्रीकल्चर में तो बहुत कुछ आता है ना। एग्रीकल्चर में मछली पालन भी आएगा, है ना, और मशरूम का भी कल्चर आएगा, बीज के, मधुमक्खी के कल्चर भी आएंगे, सेरीकल्चर भी आएगा। तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा टर्म है ना। ये सब सब टर्म है, एग्रीकल्चर का सब टर्म्स हैं, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, ये सब कुछ। कहने का मतलब है एग्रीकल्चर से हम सभी क्रॉप ग्रो करते हैं। इसके कई सारे पार्ट होते हैं, है ना, जैसे क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है। दूसरा हो सकता है पिसिकल्चर, देन एपीकल्चर, देन सेरीकल्चर, सिल्क को ग्रो करना। तो इस प्रकार के कई सारे कुछ आते हैं इसमें, है ना। मशरूम कल्चर, तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा टर्म है। इस टर्म के अंतर्गत ये सब आता है। तो एपीकल्चर जो है वो बीज के लिए होगा। 9th, केमिकल फर्टिलाइजर कंटेन्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। केमिकल फर्टिलाइजर contains inorganic salts। देखो 3 चैप्टर क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए कितने कम टाइम पे हमने 6 टॉप चैट्स आए हुए हैं, ठीक है। जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं उनके टॉप चैट्स में यूट्यूब ने उनको फ्लैग किया है। टॉप चैट्स आर 6। ओके, वेरी गुड। ओह, कुलदीप धन ने एक मधुमक्खी भी बना दिया। कितने क्रिएटिव बच्चे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फोज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ये आगे जाके आप माइक्रोबायोलॉजी जब आपका कोई सब्जेक्ट लेंगे आप, तो उसमें अपीयर होगा। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चंस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं? दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। कुछ फ्रेंडली माइक्रोब का नाम बताओ। कुछ फ्रेंडली माइक्रोब का नाम बताओ जो कि हमारे दोस्त हैं। दोस्त, विच आर आवर फ्रेंड्स। और कुछ फोर्स बताओ, मतलब जो एनिमी हो। जैसे यहाँ पे लैक्टोबैसिली ले लो। लैक्टोबैसिली, इससे हम कर्ड बनाते हैं, कितना अच्छा। ईस्ट, यस, ईस्ट हो गया, वेरी गुड। और बताओ, और कोई? राइजोबियम, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। और बताओ,
और माइक्रोब्स इन द वैक्सीन्स ऑल्सो, माइक्रोब्स इन द वैक्सीन्स ऑल्सो। जो वैक्सीन्स होते हैं उन वैक्सीन्स के अंदर वही माइक्रोब होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन उसके डिजीज़ कॉज करने वाले जो धागा होते हैं ना उसको काट दिया जाता है। ठीक है, एक धागा जैसा होता है क्रोमैटिन, उसको काट दिया जाता है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, कैसे काटते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं। और फोज तो बहुत सारे हैं, जैसे कोई वायरस का नाम बताओ। सबसे बड़ा वायरस आजकल क्या चल रहा है? कोविड-19, कोरोना। कोई बैक्टीरिया का नाम बताओ जो डिजीज कॉज करता है। नेम ए बैक्टीरिया विच कॉजेज डिजीज। नेम एनी बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलरे, कॉलरा क्रिएट करता है। ठीक है, कोई एल्गी का नाम बताओ जो डिजीज़ कॉज करता है। अभी मेरे पास चैट में आया हुआ है एक एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस। इससे क्या निकलता है? एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन एक जहर है। ठीक है, फंगस, रिंगवॉर्म, दाद खाज खुजली होती है इससे, फंगस से, है ना। ब्लैक फंगस आया हुआ है आजकल खूब सारा, सुने ही होगे। ये सारे एनिमल्स हैं। नोनू मल्लिक, हाँ नोनू मल्लिक बोलो बोलो, नोनू मल्लिक। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, और भी क्वेश्चन आंसर करते हैं। रिवीजन हो गया अपना, रिवीजन हो गया। क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर, ये भी हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सिंथेसाइज फोटोसिंथेसाइज आर, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which can photosynthesize। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स can photosynthesize कौन कौन से हो सकते हैं? सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे और फाइटोप्लैंक्टन। सेकेंड, क्लामाइडोमोनास मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। फुंगू, कितना अच्छा नाम लिखा है किसी ने, देखो तो फुंगू लिखा है, फुंगू, फंगस, फुंगू, इतने प्यारे प्यारे नाम है ना इनके। क्लैमाइडोमोनास कैसे मूव करता है? मूव विथ द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, मूव विथ द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। कैसा लग रहा है क्लास? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो शेयर करो, शेयर करो, लिखो इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, अच्छे अच्छे एडजेक्टिव लिखो। ठीक है, तो मुझे एनर्जी मिलेगा। और सर आप कीड चैनल का करवा रहे हो सर? कीड चैप्टर का? सर आप कीड चैप्टर का किस चैप्टर? अच्छा, किस चैप्टर का? मैं करा रहा हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोर्स का करा रहा हूँ बेटा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, देख लो, अच्छा रहेगा। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, टर्न्स इनटू कर्ड बाय द एक्शन ऑफ
बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिली, बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिली। फोर्थ, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंट वायरसेस। पोलियो, चिकन पॉक्स, and AIDS are caused by different viruses. नेक्स्ट चैप्टर करें, नेक्स्ट पेज। पोलियो वैक्सीन इज मेड यूजिंग, कोई भी वैक्सीन ज़्यादातर जो बनाया जाता है उसी ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है जिस ऑर्गेनिज्म से डिजीज कॉज होता है, ठीक है। एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियो वायरस से ही बनाया जाएगा। पोलियो वैक्सीन इज मेड यूजिंग पोलियो बैक्टीरिया और वायरस, पोलियो वायरसेस। एट, पोलियो वैक्सीन इज मेड अप ऑफ, ये कर लिया, टेक्निक यूज टू प्रिजर्व मिल्क। The technique used to preserve milk, दूध को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं हम? पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन करते हैं, ठीक है। और पूछो, कोई सवाल तुम्हारे मन में हो, किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछो। नहीं है तो मैं पूछूंगा, नहीं है तो मैं पूछूंगा, अगर नहीं है तो मैं पूछूंगा। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया मेरे पास, हाउ इज़ नाइट्रोजन साइकिल कॉज्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, तो बाकी जो क्वेश्चन मेरे पास है इसको तो मैं डिस्कस करता हूँ, बट बिफोर दैट मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लो इस क्वेश्चन को, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल, और नाइट्रोजन साइकिल होता कैसे है, ठीक है। सी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होते हैं ना, N2, इसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। प्लांट कैनॉट एब्जॉर्ब कर भी ले तो एसिमिलेट नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता उसको,
एसिमिलेट। तो क्या कर सकते हैं इसको, ये जो नाइट्रोजन है ना, जब इसमें थंडर स्टॉर्म लगता है, जब इसमें बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाता है। दूसरा एक और उपाय भी है इसके पास। लेजुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है। फिक्सिंग का मतलब क्या होता है? फिक्सिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, कहते हैं ना कि इस मशीन को फिक्स करो। फिक्स करना मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स में एसिमुलेट नहीं हो सकता। नाइट्रोजन प्लांट्स में एसिमुलेट नहीं हो सकता। हेलो, आ गया दे सर, थोड़ा सा ऑनलाइन था मैं। हाँ मैं हूँ, स्कूल में ही हूँ। तो नाइट्रोजन कांट एसिमुलेट। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन जो है प्लांट एसिमुलेट नहीं कर सकता। एसिमुलेट मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो लाइटनिंग जब होती है, बिजली कड़कती है जब ना कसके, जब बिजली कड़कती है तो उस समय ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाता है। एक ये रास्ता है, इट इज़ वे 1। वे 2 है कि प्लांट्स के अंदर जो लेजुमिनस प्लांट्स के अंदर जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया, ये ऑक्सीजन सांस नहीं लेते, ये नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब क्या है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है। ये अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया ये वाटर सोल्यूबल है। तो ये सॉइल में जाके वाटर में सोल्यूबल हो जाता है और रूट्स के जरिए प्लांट के अंदर जाता है। रूट्स के जरिए प्लांट्स के अंदर। नोनू मल्लिक आप किस क्लास के हैं? अगर आप 7th के हैं तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैंने 2 चैप्टर लिए हुए थे इंटर रिलेटेड। अगर आप 7th के हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा, अगर आप 8th के नहीं हैं तो आपको नहीं आएगा। ठीक है,
ऑलराइट, फिर ये प्लांट्स के रूट्स के जरिए नाइट्रोजन अंदर जाता है और फिर कई सारे प्रोटीनेशियस फ्रूट्स बनाते हैं, जैसे पल्सेस है ना, सीड्स, फिर इसको एनिमल्स खाते हैं। फिर एनिमल्स खाने के बाद क्या करते हैं, डंग बनाते हैं। डंग बनाने से क्या होता है, डंग का मैन्योर बनता है, या यहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करता है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करता है और फिर वापस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो एक साइकिल की तरह हुआ ना एक प्रोसेस, है ना। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8। तो एक साइकिल की तरह हुआ ये प्रोसेस, इसलिए इसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसको कहते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एटीपी इन ए वेरी लेस अमाउंट, यस करेक्ट। एटीपी के ऊपर बड़ा अच्छा कंसेप्ट है आपका। तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं या छोटे दिख रहे हैं आप लोगों को? छोटा दिख रहे हैं तो मैं बड़ा कर देता हूँ। इसे वापस खींच के मैं लाया बीच में, या फिर यहीं बड़ा कर देते हैं इसको। ये क्लास 7 साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। यस नोनो मल्लिक, यस प्रवेश। अब आपके लेवल का क्वेश्चन आ गया है, आप मुझे क्वेश्चन के आंसर्स दीजिए। चलिए इन क्वेश्चन के साथ गेम करते हैं, मज़े करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। द बैलेंस बिटवीन O2 एंड CO2 एंड O2 इज मेंटेन्ड बाय, O2 और CO2 के बीच में जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन होता है? फोटोसिंथेसिस से। दूसरा, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, ईस्ट एरोबिक, एल्गे हेटेरोट्रॉप, मशरूम सैप्रोफाइट, कस्कटा एनारोबिक, मशरूम सैप्रोफाइट। फिर नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर इन लीव्स? इनमें से कौन सा चीज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? क्लोरोफिल नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यस वेरी गुड, यस प्रवेश वेरी गुड। अब तो बड़ा कर दिया है मैंने। नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, अभी पढ़ा हमने। अभी हमने देखा था नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। फ्रॉम वेयर प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम एयर? नो, फ्रॉम सॉइल। फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स? यस। Cuscuta is an example of parasite. Pitcher plant have green leaves that perform photosynthesis. Then why pitcher plant intake insects? पिचर प्लांट का तो फोटोसिंथेसिस करके, पिचर प्लांट जो है, पिचर प्लांट, उसमें फोटोसिंथेसिस तो हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कीड़ों को क्यों खाता है? जो पिचर प्लांट है उसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, फिर भी वो कीड़े को क्यों खाता है? कीड़े को इसलिए खाता है ताकि उसको नाइट्रोजन मिले, ठीक है, नाइट्रोजन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, इनमें से करेक्ट पेयर को निकालिए। वाटर स्टेम, सनलाइट सन, CO2, क्लोरोफिल लीव्स। कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? CO2 एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है।
सनलाइट सन में होता है, ये भी ठीक है। क्लोरोफिल पत्ते में होता है, ये भी ठीक है। और वाटर स्टेम में होता है। तो इसमें इनकरेक्ट क्या हो गया? एक्चुअली स्टेम के बदले यहाँ पे होना चाहिए था क्या? फ्लोएम। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? अब पेज 2 देखते हैं। पेज 2 को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फोटोसिंथेसिस फास्ट कब होगा? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फास्टर। फोटोसिंथेसिस कब फास्ट होगा? रेड लाइट में, ब्लू लाइट में, वायलेट लाइट में या ग्रीन लाइट में? ठीक है, photosynthesis is faster in which light? तो कहते हैं कि as far as the rate of photosynthesis is concerned, it is fastest in white light, making the rate of photosynthesis maximum. After white we have violet light. सबसे पहले तो white light में, उसके बाद वायलेट लाइट में। ठीक है, अगर वाइट लाइट ऑप्शन नहीं है तो वायलेट लाइट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन द ग्रीन लीफ इज फर्स्ट बॉइल्ड इन अल्कोहल। ग्रीन लीफ को हम अल्कोहल में बॉयल करते हैं, क्यों? ताकि क्लोरोफिल डिजॉल्व हो जाए, to dissolve the chlorophyll. What is the ultimate source of energy for all living things? Solar energy. Next, two organisms are good friends and live together. One provides shelter, water and nutrient, another provides food, prepares and provides food. Such association is called as symbiosis.
जब दोनों ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं. नेक्स्ट इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज सैप्रोफाइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑमनीवोरस. इनमें से ऑमनीवोरस कौन है? डॉग. डॉग दोनों ही खा लेता है, रोटी भी खा लेता है और नॉनवेज खाना भी खा लेता है. वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कैनाइन टीथ्स इन अडल्ट बीइंग आर. कितने कैनाइन होते हैं? 4. द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड इन अमीबा इज कॉल्ड एज phagocytosis. Which of the following are also called as tearing teeth? टीयरिंग टीथ किसे कहते हैं जी? इसके बाद करवा देंगे और 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद 8th का भी पेपर करवा देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कॉल्ड एज टीयरिंग टीथ? इंसीजर्स. एक्सेस इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओबेसिटी. इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा खाने से मोटापा होगा? कार्बोहाइड्रेट. और 10 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हम आएंगे क्लास 8 के क्वेश्चन पे. एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा कन्वर्ट. जो एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में वो क्या करते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपलेस्ट शुगर, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैविंग कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज स्मॉल इंटेस्टाइन. Insects suck the food in liquid form with the help of proboscis. ठीक है, proboscis से करते हैं. जो मच्छर काटता है ना हमें, उसका जो सूंड होता है, इसे कहते हैं प्रोबोस्किस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कौन सा नहीं है? ये ट्राकिया और लंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ट्राकिया और लंग्स. और बचे सिर्फ 4 क्वेश्चन. ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल is about 9 meter long, but the body is less than 3 meter. How elementary canal is adjusted in the body? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर का होता है और हमारे बॉडी जो है 3 मीटर का लॉन्ग है. तो कैसे इसके बॉडी में, हमारे बॉडी में ये एडजस्टेड रहता है? इट इज़ हाईली कॉइल्ड, है ना, वो घुमे घुमे होते हैं, ऐसे 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 घुमा के रखते हैं. हाउ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl एसिड. म्यूकस फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, हमारे स्टोमक के अंदर
म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, पेप्सिन स्टोमैक, सलिवरी एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रॉन्ग है। गैस्ट्रिक जूस माउथ रॉन्ग है। लाइपेज लार्ज इंटेस्टाइन रॉन्ग है। सो राइट क्या है? पेप्सिन एंड स्टोमैक। बेसिक प्रोसेस ऑफ फूड, बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, बेसिक प्रोसेस ऑफ digestion of food and release of energy is called as process of release of energy is same. The process of digestion and the release of energy, सभी में एक ही जैसा होता है, सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म में एक जैसा होता है, लेकिन रूमिनेटिंग एनिमल डिफरेंट होता है। सो वी राइट डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये डिफरेंट होगा क्योंकि रूमिनेटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कुछ अलग तरीके से होता है। लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं हम? जेजुनम। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज जेजुनम। तो क्लास 7 क्वेश्चंस हो गए। अब हम क्लास 8 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारे लाइव सेशन का आज आखिरी प्रोग्राम होगा। 8th के 30 क्वेश्चंस क्लास 8 के अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं लगा इंपोर्ट करने के लिए, आपके क्वेश्चंस इंपोर्ट हो रहे हैं। कहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं? सोचो, कहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं? कितने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन ले लो। ये क्लास 10th के, ये क्लास 9th के, इसके नीचे होंगे क्लास 8th के। तो ये क्लास 8th के पेपर आ गए, इसे बड़ा कर लेते हैं। Weeds compete with crop plants for वाटर के लिए भी कंपटीशन करता है, सनलाइट के लिए भी करता है, मिनरल के लिए भी करता है। तो ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर क्या होगा? सभी चीज़ों के लिए compete करता है वीड्स। Which of the following is or are sprayed to kill the weeds but do not damage the crops? इनमें से कौन सा केमिकल को हम स्प्रे करने से वीड्स मर जाते हैं लेकिन प्लांट्स को कोई दिक्कत नहीं होती है? 2,4-D है ना। बर्ड्स कैन बी केप्ट अवे फ्रॉम फील्ड थ्रू स्केयरक्रोज, है ना। स्केयरक्रोज ऐसे हम मटका लगाते हैं ना, एक लकड़ी लेते हैं और लकड़ी के ऊपर एक मटका लगाते हैं और इस लकड़ी के ऊपर हम कोई पुरानी कमीज टांग देते हैं, इस प्रकार से, और इस कमीज के हाथ जो हैं उड़ते रहते हैं।
इसे हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो ये घूमता रहता है, उड़ता रहता है, और चिड़ियाँ जो हैं वो डरती रहती हैं। ठीक है, जो भी चिड़ियाँ हैं उसे लगता है कि यहाँ पे तो इंसान है कोई, तो वो भाग जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं स्केयर क्रो, इसे कहते हैं स्केयर क्रो। विच ऑफ द फॉलोइंग what is the function of irrigating the crop plants in the fields? To allow the roots of the plants to breathe easily, to increase soil fertility, to uproot the weeds, to provide moisture. Moisture के लिए पानी चाहिए होता है, moisture के लिए। Next, the process of separating grains from the chaff is called as winnowing, है ना। विनोइंग से क्या करते हैं हम, जो उसके हस्क हैं उससे अलग कर देते हैं। शाफ का मतलब होता है हस्क, पराली, पराली, है ना। पराली को हम कैसे करते हैं अलग, हिंदी बहुत अच्छी है मेरी ना। ठीक है, विनोइंग से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। फर्टिलाइजर इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इसमें सिर्फ वही होता है जो होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता। द पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ आवर कंट्री वेयर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून इज, हमारे देश में कितने % एरिया हैं जहाँ पे मानसून के ऊपर निर्भर करता है खेती, मोर देन 50%। ठीक है, 50% से ज़्यादा ऐसे एरिया हैं हमारे देश में जहाँ पे बारिश के ऊपर निर्भर करता है खेती। कटिंग मैन्योर, कटिंग मैच्योर क्रॉप म्यूचुअली बाय मशीन इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। अभी गेहूं का हार्वेस्टिंग हुआ ना। यस दीक्षा, वेरी गुड। राजू जी चल रहा है, क्लास 8 का ही चल रहा है, ये क्लास 8 का ही है। 9 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग विल इंक्लूड यूज ऑफ मैन्योर्स, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ मैन्योर्स, यूज ऑफ मैन्योर्स, मैन्योर्स भी यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर भी यूज करेंगे, और बाकी के 2 ऑप्शन जो हैं वो नेक्स्ट पेज में हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आ गए हम पेज नंबर 2 में। एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड नहीं, तो सिर्फ मैन्योर ही इसका आंसर होगा। तो वापस चले हम पेज नंबर 1 में। तो इसका आंसर होगा यूज ऑफ मैन्योर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम सिर्फ मैन्योर को यूज करते हैं, किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर नहीं यूज करते। तो 9 क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज में है। तो हम 10th क्वेश्चन में जा रहे हैं। पेपर थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। Continuous circulation of dash through granaries keep the stored grains free from pests. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें पेस्ट ना जमे। Amaranthus and Chenopodium are dash in the wheat fields, weeds, इन्हें weeds कहते हैं। Nowadays seed drills are driven by ट्रैक्टर्स। सीड ड्रिल क्या करता है, मिट्टी में छेद करता है जिसमें सीड डाली जाती है। हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक यूज्ड टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। नया वैरायटी बनाते हैं हम। ठीक है, जैसे आजकल बड़े बड़े आम आ रहे हैं, बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन से कर रहे हैं।
नेक्स्ट, raising the crops by providing manure and biofertilizer biological method is called as organic farming. Cultivation of vegetables, fruits and flower plants on large scale is called as horticulture. Next, airtight packing of fruit and other material prevents from microbial attack, preserves carbon dioxide containing dehydration, prevents dehydration, prevents microbial attack. Which of the following is used in the baking industry for making bread? Yeast. 18 question. Which physical process occurs in the sky that converts nitrogen into nitrogenous compounds? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, लाइटनिंग, बिजली का कड़कना. बिजली के कड़कने से क्या होता है? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू फाइट विथ पैथोजन इज कॉल्ड एज, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू फाइट विथ पैथोजन इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता. नेक्स्ट, विच सब्सटेंस इन द बॉडी वर्क्स अगेंस्ट पैथोजन? हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा बॉडी है जो पैथोजन से लड़ता है? एंटीबॉडी. ठीक है, इसके ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में होंगे. तो इसके आंसर क्या होंगे? एंटीबॉडी. अब बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर आप लोग फ्री हो जाएंगे. मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आप लोगों को. एंटीबॉडीज. द स्लीपर शेप्ड फ्रेश वाटर प्रोटोजोआन मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया. है ना, ये किसकी बात कर रहा है? ये पैरामोसियम की बात कर रहा है. पैरामोसियम कैसा होता है? चप्पल की तरह दिखता है ना, और इसके बॉडी के बाहर क्या होता है? पतले पतले धागे होते हैं, रोएं. और ये रोएं कैसे होते हैं? लंबे लंबे नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं. और जो छोटे छोटे रोएं होते हैं माइक्रोब्स के ऊपर, उन्हें हम कहते हैं सीलिया. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शुड बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन डर्टी वाटर टू किल द लार्वे ऑफ द मॉस्किटो? पानी के ऊपर इनमें से कौन सी चीज़ को हम स्प्रे करें ताकि लार्वे मर जाएं? ठीक है, जो मच्छर के जो बच्चे हैं वो मर जाएं. क्या स्प्रे करें? विनेगर स्प्रे कर सकते हैं क्या डर्टी वाटर पे? हाँ, कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से कौन सा कैटल और बैक्टीरियल डिजीज है? एस्परजिलोसिस. ठीक है, ये किससे होता है? एफ्लाटॉक्सिन से. एंथ्रैक्स सिर्फ और सिर्फ कैटल में होता है. टाइफॉइड एनिमल में होता है, ह्यूमन बींग में. ट्यूबरकुलोसिस भी एनिमल में होता है, लेकिन एस्परजिलोसिस जो है ये बोथ कैटल में भी हो सकता है और ह्यूमन में भी हो सकता है. व्हाट आर पॉन्ड स्कम? पॉन्ड स्कम आर एल्गे. जो तालाबों में जो हरी हरी पाई जाती है ना, तालाबों के साइड में हरा हरा ग्रोथ हो जाता है, उसे पॉन्ड स्कम कहते हैं. दैट इज नथिंग बट एल्गे. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिजर्व जैम्स एंड जेलीज? जैम और जेली को प्रिजर्व करने के लिए कौन से प्रिजर्वेटिव को यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, दोनों को यूज करते हैं. We should not keep food in open because it will change the type of nutrient in the food. No, nutrient को नहीं बदलेगा. It will produce biogas, it will spoil the food. अरे कितना इजी आंसर है. स्पॉइल कर खाने को खुला नहीं छोड़ते, तो खाना क्या होता है? खराब हो जाता है.
नेक्स्ट इज ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज सीन इन इज एब्सेंट इन, इनमें से कौन सा में एब्सेंट होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? सैल्मोनेला में होगा, कॉलेरा में भी होगा, क्लैमाइडोमोनस में भी होगा, राइजोपस। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय sleeping sickness is caused by virus. Next, microbes are unable to survive in the solution of high concentration, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा चीनी घुला हुआ हो उसमें माइक्रोब नहीं रहता। इसलिए टॉफ़ीज़ में टॉफ़ी, जैम, जेली, अचार, पापड़, इसमें माइक्रोब्स अटैक लेट से करते हैं। 30, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन बोथ। इसका आंसर क्या होगा? बोथ। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 60 क्वेश्चन प्लस 8 4 आर हाउ मेनी 36। तो हमने 96 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आज के रिवीजन में। आज का यूट्यूब सीरीज आज ही ख़त्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वी विल सी अगेन ड्यूरिंग रिवीजन। ये मेथड कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए। आप लोगों को अच्छा लगा रिवीजन? डिड यू ऑल लाइक इट? अगर लाइक किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो जल्दी जल्दी, ताकि इस चैनल में जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी मैं इस चैनल में लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? बेल आइकन को हिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं लाइव आके कुछ भी पढ़ाऊँगा इसमें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। वेरी गुड NCERT, वेरी गुड NCERT, थैंक यू। हमारे साथ NCERT भी जुड़े हुए हैं आज, तो बहुत अच्छी बात है। बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and hit the bell icon.